अलर्ट के बावजूद लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ। खुफिया एजेंसीज ने 14 दिसंबर को ही जारी किया था अलर्ट। गृह मंत्री ने पंजाब पुलिस, एनआईए और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। कपूरथला लिंचिंग मामले में गुरुद्वारे का मुख्य सेवादार गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या का चार्ज लगाया। सीएम बोले बेअदबी के सबूत नहीं मिले। आईजी जालंधर गुरिंदर सिंह ने माफी मांगी। कानपुर में कारोबारी के घर छापेमारी में मिले करीब 150 करोड़ रुपए। 30 घंटे की रेड में 17 घंटे नोट गिनने में गए। नोट से भरे 21 बक्सों को कंटेनर में ले जाया गया। कारोबारी के बेटे को पूछताछ के लिए ले गए अधिकारी। पुलिस वालों की धमकी पर ओवैसी की सफाई। बोले तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया। 80 साल के रिक्शे वाले का टॉर्चर करने वाले पुलिस वालों के लिए था बयान। राहुल गांधी के साथ हरीश रावत की बैठक में सुलझ गया झगड़ा। रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा उत्तराखंड कांग्रेस का चुनाव। आलाकमान का फैसला सब मानेंगे। देश में वैक्सीन का आंकड़ा 140 करोड़ के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में करीब 64 लाख लोगों को टीका लगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। In association with Aqualite Footwear, comfort दिखता है Aqualite। मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सर्वोकॉन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। न्यूज की पाठशाला में रोज हम खबर को इस अंदाज में आपके लिए लेकर आते हैं ताकि जब आप उस खबर के बारे में सुने, समझें तो उस खबर के मास्टर बने। यहां पर सबकी क्लास लगती है और जैसा मैं बार बार कहता हूं, ये न्यूज का फैमिली शो है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको बताऊं पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं। पाठशाला में आज पंजाब के किसान आंदोलन पर सबकी बोलती बंद क्यों, यह प्रश्न मैं उठाऊंगा क्योंकि देश में किसानों को लेकर बहुत सारे फर्जी मसीहा घूम रहे हैं। आज देश के किसानों को, देश के नागरिकों को, इन लोगों को पहचानना चाहिए। पंजाब के किसान पटरी पर हैं। राकेश टिकैत हवन में बिजी हैं। हवन करेंगे चल रहा है उनका। पंजाब के किसानों के साथ क्यों नहीं है? इसके अलावा 150 करोड़ के नोट वाले पीयूष जैन का कनेक्शन किससे है? पॉलिटिकल कनेक्शन। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा आज पाठशाला में कि काली कमाई ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना कुचला है क्या, इस पर भी आज बात होगी। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। पाठशाला में आज सबसे पहले आपके लिए एक गेम लेकर आया हूं और ये गेम क्यों कह रहा हूं कि आपको खेलना चाहिए, देखना चाहिए। आपने अंतर पहचानो वाला गेम देखा है कि नहीं देखा? पुराने जमाने में जब हम ट्रेन में चलते थे तो अंतर पहचानो वाला गेम खेलते थे। मैगजीन में आता था, एक में टोपी है, दूसरे में नहीं है, एक में फूल है, दूसरे में नहीं है, पहचानो। 10 अंतर पहचानो वाला हिसाब चलता था। आज मैं अंतर खोजो वाला गेम आपके लिए लेकर आया हूं और 2 तस्वीरें आपके सामने रखी हुई हैं। अब जरा इन 2 तस्वीरों को जूम करके दिखाइए और इसमें आपको अंतर खोजना है। अब आप कह सकते हैं कि भाई अंतर जो है वो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूं। इसमें एक तरफ आपको पटरी पर बैठे हुए किसान नजर आ रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, उन्होंने कंबल पहन रखी है। जरा दिखाइए, जूम करके दिखाइए। तो ये पटरी पर बैठे हुए किसान हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको यहां भी किसान नजर आ रहे हैं, लेकिन इन किसानों के साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं जिसमें योगेंद्र यादव हैं, दर्शन पाल हैं, राकेश टिकैत हैं। ये लोग आपको नजर आ रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि एक में आपको ये राकेश टिकैत, ये दर्शन पाल, ये योगेंद्र यादव दिख रहे हैं, दूसरे में नहीं दिख रहे। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में किसान है।
लेकिन ये लोग गायब हो गए, ये लोग गायब हो गए हैं। और किसान जो है वो एक बार पंजाब में बैठा हुआ है और दूसरी बार जो आपको तस्वीर दिख रही है वो दिल्ली के पास के बॉर्डर पे। तो ये अंतर है दोनों में। और मेजर अंतर ये है कि ये जो सो कॉल्ड मसीहा हैं ये गायब हो गए। तो अंतर खोजो वाला कंपटीशन जीतना था तो बताना था कि किसान कॉमन है लेकिन मसीहा गायब हो गए। और ये सो कॉल्ड मसीहा कहां गायब हो गए होंगे सोचिए। कहीं तो गए होंगे, या तो ठंड में इनको मन नहीं कर रहा होगा कि कौन निकले और जाए अब किसानों के साथ जो है वो ठंड में प्रदर्शन करे। दरअसल हुआ क्या है कि जब तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था तब तक सभी किसानों का नाम ले रहे थे, जप रहे थे किसान किसान किसान। जब तक किसान आंदोलन केंद्र सरकार के विरोध में था तब तक सभी किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे थे। जब तक किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा था तब तक सभी किसानों के मसीहा बनकर घूम रहे थे। लेकिन अब किसानों का नाम लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर किसानों का नाम लेने वाला कोई होता तो पंजाब में 5 दिन से कड़ाके की ठंड में किसान प्रदर्शन ना कर रहे होते। ये तस्वीर देखिए, ये पंजाब के किसानों की तस्वीर है। सैकड़ों किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन चल रहा है। यह अमृतसर की तस्वीर देख रहे हैं आप। पंजाब का किसान सड़क पर है, रेल की पटरियों पर है। और इस तस्वीर को ना तो नेता दिखा रहे हैं, ना किसानों के मसीहा दिखा रहे हैं, ना मीडिया दिखा रही है। अब मीडिया का भी इंटरेस्ट नहीं रह गया। सिंगू बॉर्डर था, गाजीपुर बॉर्डर था, तो इन लोगों को इंटरेस्ट आ रहा था। अब मीडिया का भी इंटरेस्ट नहीं। छोड़ो ये किसान आंदोलन, कोई किसान आंदोलन को, लेकिन हम दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम किसानों की बात करते थे तब भी और अब भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें किसी को नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि किसानों का प्रदर्शन पंजाब में हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर होता फिर देखते। अगर दिल्ली के बॉर्डर पर ये किसान होते और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते तो देखते कैसे राकेश टिकैत पहुंच जाते बक्कल उतारने। राहुल गांधी के ट्वीट पर ट्वीट आ रहे होते। लेकिन बात पंजाब की है, बात कांग्रेस की सरकार की है, इसलिए आंखें बंद करो और हवन करो। पंजाब के किसानों की मांग क्या है पहले यह सुन लीजिए। पंजाब की कांग्रेस सरकार से ये चाहते क्या, यह जानना बड़ा जरूरी है। यह उन लोगों के लिए बताना जरूरी हो जाता है जो पिछले 1 साल से किसानों के मसीहा बने घूम रहे थे और जिनको पंजाब में किसानों के आंदोलन के नाम पर सांप सूंघ गए। इन किसानों की माफ यह है कि उनका कर्जा पूरा माफ हो। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनसे 2017 के चुनाव में उसी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि पूरा कर्जा माफ कर देंगे, जो वहां सत्ता में रही 5 साल। किसान आंदोलन में मारे गए सभी किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले, ये इनको बोलना पड़ रहा है। राहुल गांधी इनको वो मदद नहीं दिला पा रहे। इनको पटरियों पर ठंड में ठिठुरना पड़ रहा, फिर भी मुआवजा जो है वो सबको नहीं मिला। पंजाब मॉडल की बात होती थी जब किसान आंदोलन वापस होने की बात हो रही थी, तो पंजाब मॉडल की बात होती थी कि जैसे पंजाब में होगा वैसा दूसरे बीजेपी शासित राज्य भी करें। यह था मॉडल। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज सभी आपराधिक मामले वापस लिए जाएं, यह भी इनको बोलना पड़ रहा है। पहले तो कहा गया था कि पंजाब में जैसे वापस ले रहे वैसे आप हरियाणा में भी और यूपी में ले लीजिए। अरे कहां लिया इनको वापस? केंद्र कह चुका कि राज्य अपने हिसाब से ले ले वापस ना, अभी तक नहीं हुआ। फसल के नुकसान पर पंजाब में 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिले, ये मांग कर रहे हैं। और कितना मुआवजा मिल रहा है अभी बताऊंगा। ये कह रहे हैं टोल के बढ़े हुए रेट वापस लिए जाएं और किसान आत्महत्या पर परिवारों को 3 लाख रुपए का मुआवजा मिले, नौकरी मिले, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान हो, 360 रुपए प्रति क्विंटल की गारंटी मिले। ये सब इनकी डिमांड है। राकेश टिकैत को उत्तर प्रदेश में जहां 1 लाख करोड़ से ज्यादा का गन्ना किसानों का भुगतान हुआ, वो उत्तर प्रदेश दिखता है। पंजाब में गन्ना किसान जो है वो बेचारा ठंड में ठिठुर रहा नहीं दिखता। एक बार किसानों को सुनिए। जो पंजाब सरकार ने तमाम ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਆ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, 2000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ तमाम ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੇਮੌਸਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। पंजाब के यही किसान जब सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे तो इनको पिज्जा खिलाया जा रहा था। पंजाब के यही किसान जब सिंघू बॉर्डर पर बैठकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे तो इनको फुट मसाज दिया जा रहा था। पंजाब के यही किसान जब सिंघू बॉर्डर पर साल भर बैठने को तैयार हुए थे किसी के कहने पर, तो इनके लिए कमरे बनाए गए एसी वाले और एलईडी स्क्रीन वाले। लेकिन जब लौटकर पंजाब गए और पंजाब में अपना हक मांगना शुरू किया तो इन आंदोलनकारियों को छोड़ दिया गया, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार। अब ये कांग्रेस की सरकार को घेर रहे हैं, चुनाव करीब है तो इनको कोई पूछने वाला नहीं। चन्नी सरकार को किसान याद आ गए क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बवाल हो जाएगा। तो चुनाव से ठीक पहले कर्ज माफी, केस वापसी, स्मारक बनाने की बात, नौकरी देने के वादे, ये सब होने लगा। पर वादे पे कैसे भरोसा करें? वादा तो पहले भी किया था कि कर्ज माफ कर देंगे, वो क्यों नहीं किया? और आपको तस्वीर दिखाऊं पंजाब की, जरा देखिए पंजाब के हालात क्या हैं, किस तरीके से वहां पर अभी कहा जा रहा है। चूंकि चुनाव है तो पंजाब में क्या कहा जा रहा है वो सुन लीजिए। चुनाव ना होते तो भगवान जाने क्या होता। अब कह रहे हैं 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे। कर्ज माफ 2 लाख तक का। अरे भाई यहां तो आप कहते हो एमएसपी पे कानून बना दो, सबको एमएसपी पे सारी फसल खरीद लो, और वहां क्लॉज लगा दिया कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज है तो माफ करेंगे। करते ना सबका कर्ज माफ, वहां पैसा नहीं है। एमएसपी पे खरीदने के लिए कानून लाइए, सबका खरीद लीजिए। तब हम बोलते हैं कि भैया ये कैसे फिजिबल है, तो अरे आप किसान विरोधी, और आप किसान समर्थक हो तो करके दिखाओ ना, सबका कर्जा माफ करो। अब 2 लाख का क्लॉज क्यों लगाया? और कह रहे हैं जिनके पास 5 एकड़ तक की जमीन है उनका कर्जा माफ करेंगे। शहीद परिवारों को, शहीद किसान परिवारों को मुआवजा, इसकी बात हो रही है। इनको मुआवजा देंगे, दीजिए ना भाई, क्यों नहीं देते? दिया, कितनों को दिया? 750 में से अभी 400 को दिया है। क्यों भाई? उनके नाम पे तो राहुल गांधी बोलते नहीं थकते कि भाई शहीद हैं, शहीद हैं, ये सरकार इनको मुआवजा क्यों नहीं देती? पंजाब की सरकार क्यों नहीं देती? 750 में से 400 को ही क्यों दिया? बाकी 350 का क्या दोष है? केस वापस लेंगे। किसान आंदोलन के वक्त जो केस हुए थे, अब कह रहे हैं 31 दिसंबर तक वापस लेंगे। क्यों भाई इतना वक्त क्यों लग रहा है? आपका तो पंजाब मॉडल बेच दिया गया कि बाकी लोग क्यों ना करें। अब 31 तक वापस लेंगे, अब तक क्यों नहीं किया? अच्छा, कह रहे हैं 5 एकड़ में शहीद जो हुए 5 एकड़ में स्मारक बनाएंगे। कर्जा आपसे माफ हो नहीं रहा, केस वापस आपसे हो नहीं रहा, और स्मारक बना के देंगे। अरे जो जरूरत है वो दीजिए ना। कपास की फसल जो बर्बाद हुई उस पर मुआवजा कितना दे रहे हैं? 12,000 से बढ़ाकर बोल रहे हैं कि अब हम 17,000 कर दिए। बोल रहे हैं इसी में बम हो जाइए। प्रति एकड़ 17,000 रुपया देंगे। किसान कितना मांग रहा है? किसान कह रहा है 50,000 प्रति एकड़ दीजिए।
और ये 12,000 से 17,000 करके एहसान जता रहे हैं। कोई है राकेश टिकैत, कोई चड़ूनी, कोई योगेंद्र यादव आपको नजर आता है जो कहे ये 50,000 मिलना चाहिए? कोई है जो कह रहा है कि हम वहां पर बॉर्डर घेर कर बैठ जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये सब पंजाब में हो रहा है, कांग्रेस की सरकार है। अभी ये कराइए बीजेपी शासित राज्य में, उसके बाद देखिए कैसे सब लोग आएंगे करने के। इनको किसान से मतलब ही नहीं है भाई, एजेंडा कुछ और है। टोल प्लाजा का रेट ना बढ़ाने के निर्देश दिए, अभी इस पर काम होना बाकी है। और किसान आत्महत्या के मामलों में मुआवजे पर जिला कृषि अधिकारी को आदेश दिया गया। एक बार चन्नी साहब को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। खेती किसान ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। चन्नी साहब को आपने सुन लिया, कह रहे हैं माफ कर देंगे। अरे पहले पिछला माफ करते तब तो समझते कि आप करोगे। 2017 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब इन लोगों ने दावा किया था, क्या कहा था कि पंजाब में, ये आपको पंजाब के लिए बता रहा हूं, 2017 में कांग्रेस की सरकार ने दावा किया कि कुल कर्ज किसानों पर कितना है? 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ का कर्ज है किसान पर। ठीक है भाई, हर किसान परिवार पर कितना कर्ज है? किसान परिवार कर्ज एक परिवार पर, यह परिवार की बात कर रहा हूं, यह औसत है, औसतन 8 लाख रुपया, औसतन 8 लाख रुपए का कर्ज पंजाब में हर किसान परिवार के ऊपर, एवरेज। लेकिन किसानों की कर्ज माफी का टारगेट कितना रखा गया? इन्होंने कहा 80,000 रुपए का कर्ज है किसान के ऊपर, लेकिन यह माफ कितना करेंगे? 9,500 करोड़ रुपया माफ करेंगे। क्यों भाई? ये बाकी लोगों का क्यों दोष है? क्या दोष है? एमएसपी सबको देने के लिए कानून बना दे, राहुल गांधी यहां बोलते हैं, वहां 9,500 करोड़ का कर्ज माफ करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? मुंह बाय देखते रहेंगे। और इस 9,500 करोड़ का भी बोला तो उसमें भी 4700 करोड़ का माफ किया है, वो भी पूरा नहीं किया। वो भी पूरा कर देते तो समझ में आता कि भाई किसानों के अब चुनाव है तो कह रहे हैं अब कर देंगे। अरे पहले क्यों नहीं किया 5 साल? और आज की स्थिति क्या है? ये 2017 का देख रहे हैं, आज की 2021 की स्थिति क्या है किसानों की पंजाब के अंदर? यहां पर 10,53,000 किसान परिवार है, और ये जो 80,000 करोड़ का आप ये कर्ज देख रहे हैं, ये आज की तारीख में बढ़कर 1,40,000 करोड़ का हो चुका है। अब बताइए, चन्नी साहब कह रहे हैं कि ये जो बाकी बचा हुआ है 4700 में से 4700 दे दिया, बाकी बचा है वो माफ कर देंगे, और ये 1,40,000 करोड़ का क्या होगा? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई राकेश टिकैत नहीं, कोई दर्शन पाल नहीं, कोई योगेंद्र यादव नहीं। बॉस, दिस इज पंजाब, यहां कांग्रेस की सरकार है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी ये यूपी में करके दिखाओ, फिर हम दौड़ते हुए जाएंगे। और ये जो औसत कर्ज है किसान के ऊपर पंजाब के अंदर 8 लाख रुपए से आज की तारीख में बढ़कर 10 लाख रुपया हो चुका है एक परिवार पर पंजाब के अंदर। कहां है राकेश टिकैत? हवन कर रहे हैं, दिखाऊंगा अभी तक। और इनकी औसत आय कितनी है पंजाब के अंदर? 6 लाख रुपया, और कर्ज कितना है? 10 लाख रुपए। किसान आत्महत्या के मामले भी देख लीजिए। किसान आत्महत्या, इनके मामलों में भी क्या स्थिति है पंजाब के अंदर? 88% किसान जो है वो कर्ज की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। इतना कर्ज है, और ये लोग 9,500 करोड़ का कर्ज माफी का ज्ञान देकर कहते हैं हमको वोट कर दो। किसान को कर्ज लेने की नौबत ही ना आए, सरकारों ने यह नहीं करना सोचा। हम आएंगे तो कर्ज माफ कर देंगे। वो 3 कृषि कानून आते तो किसान को कर्ज लेने की नौबत नहीं आती, लेकिन अपने एजेंडे के तहत
वो जो आज सारे मसीहा गायब हैं, उनसे पूछिएगा कहां हो तुम लोग भाई। 78% इन 88% किसान जो कर्ज की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें 78% छोटे किसान हैं। वो ट्रैक्टर वाले नहीं है, हाई फाई ट्रैक्टर वाले जो यहां सिंगू बॉर्डर आए हुए थे। लेकिन उनके बारे में कौन बात करेगा? छोटा किसान। बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर आने वाले किसान असली होते हैं भाई, क्योंकि वो किसी के पॉलिटिकल मकसद में काम आ सकते हैं। पंजाब के किसान धरना दे रहे हैं, भीषण ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा राकेश टिकैत कहां है? उन्होंने कहा था कि वो चुनाव में नहीं उतरेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी नहीं बनाएंगे, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत गुरुवार को दिल्ली में जयंत चौधरी के साथ दिखे। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, हवन कर रहे हैं। वहां किसान ठंड में ठिठुर रहा है, उसका कर्ज माफ नहीं हो रहा पंजाब में, ये भाई साहब हवन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राकेश टिकैत ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर हवन किया। जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत की जुगलबंदी को यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि राकेश टिकैत ने जयंत के साथ दिखने को महज एक संयोग बताया। अगर जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत का दिखना, हवन करना सिर्फ एक संयोग है और राकेश टिकैत चुनाव में बिजी नहीं है, तो फिर पंजाब के किसानों के लिए उनके पास वक्त क्यों नहीं है? वहां जाइए, वहां भी एक संयोग बनाइए, वहां नजर आइए। आप ये तस्वीर याद कीजिए, ये पोस्टर याद कीजिए। 15 दिसंबर को राकेश टिकैत जब दिल्ली की सीमा से आंदोलन खत्म करके घर लौट रहे थे, तब टिकैत का एक पोस्टर जारी हुआ था। इस पोस्टर में हार गया अभिमान, जीत गया किसान लिखा हुआ था। लेकिन इस पोस्टर में राकेश टिकैत के साथ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की तस्वीर थी, जिस पर राकेश टिकैत ने कहा था कि वो राजनीति नहीं करेंगे, कोई भी उनकी इजाजत के बिना पोस्टर का इस्तेमाल ना करे। पहले राकेश टिकैत का वो बयान सुनिए। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें आपका भी एक फोटो लगाया है, क्या अब मैं बताऊं, मैं मेरे तो पूछ कर लगाया नहीं, किसी ने लगा लिया होगा। आपको एतराज है? क्या कहना? हाँ, मैंने करी, हमने उनको भाई हमारा फोटो मत लगाओ। क्या कहना चाहते हैं उनसे? मना कर देंगे उनको, हमारा फोटो मत लगाओ। पोस्टर मत लगाओ, मैं तो हवन कर ही रहा हूं ना, उसमें मैं अपना सियासी घी डालूंगा। राकेश टिकैत दरअसल माहौल चेक कर रहा है ये सब करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो किसी की मदद करने की स्थिति में है भी या नहीं है। अगर राजनीति नहीं कर रहे टिकैत तो जयंत चौधरी के साथ क्यों दिखे, और अगर वाकई राजनीति नहीं कर रहे तो पंजाब के किसानों की आवाज क्यों नहीं उठाते? 5 दिन से किसान ठंड में रेल पटरी पर बैठे हैं। राकेश टिकैत और चढ़ूनी का एक बयान छोड़िए, एक ट्वीट तक सामने नहीं आया। चढ़ूनी ने तो अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान तक किया है, पंजाब में चुनाव लड़ना है, फिर भी एक ट्वीट तक नहीं। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, जिन्होंने संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से नई पार्टी बना ली पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन किसानों की बात करने वाले और किसान आंदोलन का चेहरा रहे चढ़ूनी इस वक्त कहां है जब पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी से 23 दिसंबर की सुबह ट्वीट करके बताया कि वो कुरुक्षेत्र में किसानों के एक कार्यक्रम में, मतलब बीजेपी शासित राज्य में है, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है कि पंजाब में कांग्रेस शासित राज्य में चले जाए। और ये उस ट्वीट की तस्वीर है। फिर उन्होंने 23 दिसंबर की शाम ट्वीट करके बताया कि वो हरियाणा के पिहोवा में किसानों के बीच है। वो अलग अलग कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन पंजाब के किसानों के लिए उनके पास वक्त नहीं है कि वो पटरी पर बैठे हैं तो मैं भी जाकर बैठ जाऊं। ये हैं इस देश में किसानों के सो कॉल्ड मसीहा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा में होते हुए भी पंजाब के किसानों की बात तक नहीं करते, उनके आंदोलन पर एक ट्वीट नहीं करते, लेकिन बंगाल में बाढ़ से खराब हुई किसानों की फसलों के मुआवजे की मांग पर ट्वीट करते हैं। 23 दिसंबर की शाम गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग उठाते हुए। अरे बंगाल में मांग उठा रहे हो, जहां पंजाब में चुनाव लड़ना है वहां क्यों नहीं जाते? ये हैं किसानों के सो कॉल्ड मसीह। किसान चाहे पंजाब के हो या महाराष्ट्र के, कोई
पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। महाराष्ट्र में पिछले 5 महीने में कितने किसानों ने आत्महत्या की है, आपको यह आंकड़ा देखना चाहिए। खुद वहां के राहत और पुनर्वास मंत्री ने विधानसभा के अंदर यह बताया है। महाराष्ट्र की हालत देखिए, और ये उस वक्त आत्महत्याएं हुई हैं महाराष्ट्र के अंदर किसानों की, जिस वक्त इस देश में एक किसान आंदोलन चल रहा था। महाराष्ट्र का आंकड़ा देखिए, महाराष्ट्र किसान आत्महत्या, कोई चर्चा नहीं। आप सिंगू बॉर्डर पर शहीद हो गए तो आपको मुआवजा मिलेगा, महाराष्ट्र में मर गया किसान, मर गया, कोई पूछने वाला नहीं। जून 2021, जून 2021 से अक्टूबर 2021, और यह सरकारी आंकड़ा है, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, 1076 किसानों ने आत्महत्या की महाराष्ट्र के अंदर, आत्महत्या की। अब बताइए, आपने कभी सुना किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत को महाराष्ट्र जाते हुए कि यहां किसानों की आत्महत्या हो रही है? राहुल गांधी आजकल एक इस्तीफे पर अड़े हुए हैं कि एक मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि आरोप है कि उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर। उनके एमएलए ने वहां कर्नाटक में भले कह दिया हो कि रेप जो है रोक ना सकते हो, तो लेटकर मजा लेना चाहिए महिला को, लड़की को, उस पर बस हम निंदा करते हैं। एक ट्वीट आ गया प्रियंका वाड्रा का, हो गया। कोई किसी को इस्तीफा नहीं चाहिए, ना मीडिया को चाहिए, ना राहुल गांधी को चाहिए, ना प्रियंका वाड्रा को चाहिए। और ये जो उनकी खुद की सरकार में महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, चलिए वो तो पॉलिटिकल पार्टी है। राकेश टिकैत, चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल कितनी बार महाराष्ट्र गए? हर दिन 7 किसान आत्महत्या करता है, हर दिन महाराष्ट्र में। और आत्महत्या की वजह क्या है? भारी कर्ज का बोझ, किश्त ना भर पाना, प्राकृतिक आपदा से फसल की बर्बादी, ये इस देश में चल रहा है। और आप सोचिए कि किसानों के नाम पर जिन लोगों ने इतना कुछ किया, क्या अगर वो वाकई किसानों को लेकर ईमानदार होते, तो क्या वो पंजाब में नहीं होते? क्या वो महाराष्ट्र में नहीं होते? उनका टारगेट सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के सत्ता वाले राज्य ही होने थे। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश जाकर तो कह आते हैं कि बीजेपी को वोट मत देना। कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है वो किसान विरोधी है तो, लेकिन इतनी हिम्मत तो दिखाइए कि पंजाब में जाकर किसानों के साथ खड़े होइए और कहिए कि पंजाब में अगर कांग्रेस तुम्हारे लिए ऐसा कर रही है तो कांग्रेस को भी वोट मत। ये हिम्मत नहीं है टिकैत साहब। टिकैत साहब तो हवन कर रहे हैं, अभी देखिए कितनी आग निकली। लेकिन आप इन चीजों को देखिए और समझिए। पाठशाला में अब इकोनॉमिक्स की क्लास। आजकल आप और हम मिर्ची, धनिया या 10 रुपए की चाय का पेमेंट भी किससे करते हैं? मोबाइल से करते हैं, कैश से तो करते नहीं। कैशलेस इकोनॉमी बन रही है। लेकिन उधर किसी के घर में इतना नोट मिल जाए कि नोट गिनने के लिए मशीनें कम पड़े, 24 घंटे कम पड़ जाएं। सोचिए, ये भी इसी देश में हो रहा है। यह खबर कानपुर की है। एक कारोबारी के घर पर रेड से कितना कैश मिला है ये देखिए। मतलब अगर घर पर कोई आए और इस आदमी के घर पर कुर्सी ना मिले तो लोग कहते हैं गड्डी पे बैठ जाइए। आप इस तस्वीर को जरा देखिए, एलईडी पर डालिए जरा। यहां पर ये नोटों का बंडल है भाई। नोट गिनना मुश्किल हो गया, इतने नोट थे यहां। नोट गिनने, ये आप देखिए अलमीरा, इतने तो अपने घर में कपड़े नहीं होंगे जितना यहां नोट का बंडल मिला है। और ये नोटों के बंडल को आप देखिए, पैकेट बना बना के रखा हुआ है, जैसे आप दिवाली में मिठाई का डब्बा देते हैं वैसा। नोट गिनने की मशीनों को देखिए, एक के बाद एक लगी हुई है। भाई जो है गिने जा रहा है। कैश ले जाने के लिए गाड़ी छोटी पड़ गई, ट्रक मंगवाना पड़ा। हम लोग घर शिफ्ट करते हैं तो ट्रक मंगवाते हैं, ये लोग भाई जो है पैसा ले जाने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ा। इतना पैसा घर पे था, कंटेनर मंगवाया गया। कैश रखने के लिए अलमारियां कम पड़ गई। ये इसी रेड की तस्वीर है कानपुर की। नोटों के बंडल की लेयर है, 3-3 नोट गिनने की मशीन है।
मैंने तो जीवन में इतने नोट देखे हैं, आपने देखे क्या? मैंने तो नहीं देखे। 30 घंटे की रेड में 17 घंटे तक नोट गिने गए। नोटों से भरे 21 बक्सों को कंटेनर से ले जाना पड़ा। अब ये रेड डाली किसने और पड़ी किसके यहां? कानपुर में ये रेड जीएसटी इंटेलिजेंस ने डाली थी, जिसमें एक कारोबारी और एक ट्रांसपोर्टर का ठिकाना था। कारोबारी इत्र का बिजनेस करता है, परफ्यूम। अब वो ऐसा इत्र बेच रहा था कि सूंघते सूंघते जीएसटी वाले पहुंच जाएंगे, उसने भी नहीं सोचा होगा। अब ये इत्र की खुशबू से पहुंचे जीएसटी वाले या नोट सूंघते सूंघते पहुंचे, भगवान जाने, पहुंच गए। अब इस इत्र बेचने वाले का नाम बिजनेसमैन का क्या है? पीयूष जैन। ये कंटेनर है जिसमें भर भर के नोट ले जाया गया। कितने लोग आप में से सोच नहीं रहे हैं कि एक कंटेनर मिल जाए तो मजा आ जाए। ये सब मत सोचिए, फिर जीएसटी वाले सूंघते सूंघते आपके यहाँ आएंगे। इसके साथ पान मसाला बनाने वाली त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस फैक्ट्री और गणपति ट्रांसपोर्टर के ठिकानों पर भी रेड डाली गई। 1 करोड़ रुपए का कैश गणपति ट्रांसपोर्टर के यहां से बरामद हुआ। 1 करोड़, जिसके यहां इतना पैसा मिला है उसके हिसाब से देखिए तो बहुत कम। फिर कानपुर के आनंदपुरी इलाके से कन्नौज की कंपनी ओडोशेम इंडस्ट्रीज के भागीदार पीयूष जैन के घर पर रेड डाली गई। कारोबारी पीयूष जैन के घर से 150 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। गुरुवार को नोट गिनने की 6 मशीनें लाई गई थी। पैसे गिनने के लिए स्टेट बैंक के अधिकारियों की मदद लेनी पड़ी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस रेड में डीजीसीआई और इनकम टैक्स की टीमें शामिल रहीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने बताया कि सीबीआईसी के इतिहास में यह सबसे बड़ी रिकवरी। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नोटों के बंडल ले जाने के लिए वहां पर क्या इंतजाम थे। एक बार वहां से जो रिपोर्ट आई है देखिए। करीब 150 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। उस घर के ठीक बाहर में मौजूद हूं और यहां पर अगर आप देखें तो उन पैसों को लेकर जाने के लिए बाकायदा एक कंटेनर ट्रक जो है वो लाया गया है। और यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखें तो पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच जो पैसे बरामद किए गए हैं वो पैसे यहाँ से लेकर जाया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इसके घर के बाहर सीधे ये कंटेनर लगा दिया गया है और यहाँ पे पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो इसकी पूरी सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो लोग इस कंटेनर के पास पहुँच गए हैं। माना जा रहा है कि तकरीबन 150 करोड़ की जो धनराशि है वो 500 रुपए के नोटों और 2000 रुपए के नोट के साथ है। और ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में इसको लेकर जाने के लिए कंटेनर को लेकर जाएंगे। और ये सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर भी ना सिर्फ पुलिस, यूपी पुलिस को लगाया गया है, बल्कि जो आरएएफ है उसको भी तैनात किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर ना सिर्फ जीएसटी इंटेलिजेंस के बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब इतनी सुरक्षा तो लगानी पड़ेगी। एक आध बंडल वाला ही गायब हो गया, वो जो चकोर दिखा रहे थे, कांड ही है। लेकिन कांड तो अलग भाई ने किया है, क्योंकि जीएसटी इंटेलिजेंस ने ये छापेमारी की तो 150 करोड़ रुपए के नोट कहां से आए, ये सवाल खड़ा हुआ। एजेंसीज के मुताबिक नकली इनवॉइस के जरिए जीएसटी की चोरी की जा रही है। गणपति ट्रांसपोर्टर के पास से 200 फेक जीएसटी बिल मिले। आरोप है कि त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस बिना बिल और टैक्स चुकाए कारोबार कर रहा था। गैर कानूनी तरीके से बिना टैक्स चुकाए माल की सप्लाई हो रही। आरोप है कि गणपति ट्रांसपोर्टर नकली फर्म के नाम पर कई बिल जनरेट कर रहा था और बिल की रकम 50,000 से कम होती थी ताकि ई-वे बिल की जरूरत ना पड़े। रेड के दौरान फैक्ट्री परिसर के बाहर ऐसे 4 ट्रक्स को रोका और जब्त किया, जिन्हें बिना इनवॉइस और ई-वे बिल के फैक्ट्री से ले जाया जा रहा था। अब बताया यह कि ट्रांसपोर्टर फर्जीवाड़ा करके नकद एकत्र कर रहे थे और अपनी कमीशन काटकर मैन्युफैक्चरर को दे रहे थे। प्रेस रिलीज के मुताबिक कंपनी के आधिकारिक सिग्नेटरी ने माना कि माल को बिना जीएसटी के क्लियर किया जा रहा था। अब इस रेड में जो मुख्य नाम सामने आया वो है पीयूष जैन का। यह कन्नौज के छपट्टी मोहल्ले का रहने वाला है। तस्वीर भी देख लीजिए, जैन साहब जो 150 करोड़ रुपए वाले पीयूष जैन हैं। 40 से ज्यादा इन्होंने कंपनियां बना रखी। 2 कंपनी सऊदी अरब में। आरोप है कि शेल कंपनियों के जरिए 100 करोड़ रुपए का लोन भी ले रखा है। कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के करीबी हैं, ये कहा जा रहा है। अभी लिंक्स मिलने बाकी है।
पीयूष जैन का कनेक्शन किससे है, इस पर भी राजनीति हो रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि यह समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है पीयूष जैन, और समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस व्यक्ति से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं। जांच आगे बढ़ेगी तो पता चल ही जाएगा कि जैन साहब के इत्र जो है वो किस किस ने लगाए थे, पकड़ाइएगा। इस रेड का चुनाव से क्या कनेक्शन है, यह प्रश्न तो पूछा जाना चाहिए। कनेक्शन है भी या नहीं, इसकी भी जांच अभी बाकी है। लेकिन चुनाव में धनबल का जोर काफी रहता है। इसी साल 5 राज्यों में चुनाव हुए। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें कैश भी था। 1000 करोड़ प्लस संपत्ति जब्त। 5 राज्य का सिर्फ बता रहा हूं, इसमें कैश, ड्रग्स, शराब, बाकी सामान सब शामिल है। 2019 का लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, इसमें 3456 करोड़ रुपए का सामान जब्त हुआ। यह तो जब्त हुआ, कितना इधर से उधर हुआ होगा जो जब्त नहीं हुआ होगा। कैश, ड्रग्स, शराब इसमें भी शामिल है। 1 महीने पहले ही कर्नाटक का एक वीडियो वायरल हुआ था। ये पीयूष भाई अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कर्नाटक का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के घर में लगी पाइप से नोट निकल रहे। भगवान ऐसा पाइप दे दे घर में, कौन नौकरी करे। लेकिन ऐसा पाइप हम लोग क्या नहीं होता है। इंजीनियर के घर पर कर्नाटक में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा था। 10 मिनट तक इंजीनियर ने अपना गेट नहीं खोला। अधिकारियों को शक हुआ कि इंजीनियर नोट छुपाने में कहीं लगा हुआ तो नहीं है। छापेमारी के दौरान ही प्लम्बर बुलाया गया और घर की एक पाइप काटने को कहा गया। प्लम्बर ने पाइप काटी तो अंदर से नोट और गहने घड़घड़ घड़घड़ गिरने लगे। इस इंजीनियर के घर की पाइप से करीब 13.5 लाख रुपए मिले। पाइप से इंजीनियर के घर की छत से करीब 6 लाख रुपए मिले थे। गजब करते हैं। नहीं, पाइप से पैसा मिल रहा है। भारत की बड़ी कैश रिकवरीज अगर आपको बताऊं, 11 अक्टूबर 2021 को हैदराबाद की हेट्रो फार्मास्यूटिकल समूह आयकर का छापा पड़ा था। रिकवरी 142 करोड़ रुपए की नकद की हुई थी और 550 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला। 19 जुलाई 2018 को तमिलनाडु में एसपी के ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। रिकवरी 170 करोड़ रुपए कैश की हुई थी। 105 किलो सोना बरामद हुआ। अब आप ये जो विजुअल्स देखते हैं, आप समझिए किसी देश की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा खतरा है। हम क्या टारगेट कर रहे हैं? हम टारगेट कर रहे हैं कि 2025 तक, 2025 तक $5 ट्रिलियन, 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि भाई 2025 तक हमको यहां पहुंचना है। सपना देख रहे हैं। लेकिन इसी भारत में हर साल 74,000 करोड़ रुपए की, 74,000 करोड़ की क्या होती है? टैक्स चोरी। कैसे बनिएगा बताइए? लोग टैक्स ही चुरा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें भारत का स्थान क्या है दुनिया में? भारत 3rd पोजीशन पर। पहले नंबर पर कौन? चीन, दूसरे पर मैक्सिको, तीसरे पर भारत आता है। और मनी लॉन्ड्रिंग से भारत में करीब कितने करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हो जाती है? कहा जाता है करीब 6.5 लाख करोड़ की टैक्स चोरी होती है। यह इस देश में टैक्स चोरी का हिसाब है। साल 2020-21 के बीच एक साल में 35,000 करोड़ की जीएसटी की चोरी पकड़ी गई। ये वो है जो पकड़ी गई। 426 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। तो आप सोचिए कि हम और आप जब ये सोचते हैं कि कैसे थोड़ा सा पैसा बचे तो अगले महीने कुछ खरीद लें, कुछ बेहतर कर लें, यहां कुछ लोगों के पाइप से पैसा गिर रहा है और कहीं बेडरूम में गद्दे के साइज का नोट मिल रहा है।
ईमानदारी से जीने में मजा है सर। ये सब क्या करते हैं, पकड़े गए होगे नहीं बदनामी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, पाठशाला में लौट रहा हूं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से, जहां पर MiG-21 क्रैश हो गया है। बड़ी खबर जैसलमेर से, राजस्थान के जैसलमेर से, जहां पर इलाके में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है MiG-21 के क्रैश होने की खबर है। राजस्थान के जैसलमेर से खबर आ रही है। ये कुछ शुरुआती तस्वीरें आई हैं जहां पर ये क्रैश हुआ है, उसकी जबरदस्त आग की लपटें और रोशनी नजर आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर में MiG-21 के क्रैश होने की तस्वीर। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। बाकी जानकारी हम और जुटा रहे हैं कि इस विमान को कौन चला रहा था, क्या वो सुरक्षित है, नहीं है, इवैक्यूएशन हो पाया, नहीं हो पाया। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र जुड़ रहे हैं। भंवर, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, वायुसेना का विमान MiG-21 क्रैश हुआ है। पायलट की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके के लिए रवाना हो गए हैं, कलेक्टर भी मौके के लिए रवाना हुए हैं। एक इसमें देखिए, अभी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही संदिग्ध और बुरी खबर आ रही है कि पायलट जो है उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। अभी हम कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर लग रही है कि कुछ अनहोनी हुई है पायलट के साथ और सम क्षेत्र के सुदासरी गांव के पास की घटना हुई है। सुदासरी एक गांव है जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है। जैसलमेर से बड़ी खबर है, सेना के MiG-21 क्रैश होने से हादसा हुआ है। जिले के जो सम क्षेत्र है जहां पर डेजर्ट है, उसके पास में DNP एरिया है, वहां पर यह हादसा हुआ है और पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम, प्रशासन, अमला और आपातकालीन जो स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम होती है, वो टीम वहां पर पहुंच चुकी है। लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि पायलट के साथ क्या हुआ, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें बयान करती हैं कि बहुत ही भयानक हादसा ये हुआ है। MiG-21 जैसलमेर के पास क्रैश हो गया है। राजस्थान से ये बड़ी खबर है इस वक्त की। भंवर, ये भी बताइए, चूंकि ये बॉर्डर इलाका भी है, क्या ये रात में सॉर्टी के लिए निकला हुआ था? सामान्य है रात में MiG-21 का उड़ना वहां पर? क्या और जानकारी है? देखिए, चूंकि रात का समय है और MiG-21 का उड़ना थोड़ा सा एक परिस्थिति प्रकट करता है, लेकिन क्या कुछ हुआ होगा ये अभी जांच का विषय है। जांच के बाद ये तमाम स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। तमाम अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, खुद SP मौके के लिए रवाना हुए हैं, कलेक्टर मौके के लिए रवाना हुआ है, वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और कोशिश की जा रही है इसको छानने की, क्योंकि ये बहुत ही रूरल इलाके में जाकर ये हादसा हुआ है। पायलट की स्थिति अभी क्या है ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जांच का विषय है और टीम वहां पर पहुंच गई है। कोशिश की जा रही है जानने की आखिर क्यों कर ये हादसा हुआ है और हादसे का परिणाम क्या हुआ है, ये जानने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है भंवर, मौके पर आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। शुरुआत में जो जानकारी है, भंवर बता रहे हैं कि MiG-21 क्रैश हुआ है जैसलमेर में। इस खबर पर और अपडेट देंगे। फिलहाल पाठशाला में सोशल साइंस की क्लास। और इसमें आज आपके लिए एक बड़ा सवाल है, मां का मोबाइल या मां की ममता। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है तो आपको मोबाइल और ममता में से एक को चुनना होगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक स्टडी में यह पता चला है कि मां और पिता के ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का नेगेटिव असर छोटे बच्चों की ग्रोथ पर पड़ सकता है। इजराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने एक स्टडी की। 33 माओं और 16 बच्चों को स्टडी में शामिल किया गया। सभी बच्चे लड़के थे जिनकी उम्र 2 से 3 साल की थी। स्टडी के दौरान सभी मदर्स को, माओं को 3 टास्क दिए गए। पहला, फेसबुक पेज पर अपना पसंदीदा कंटेंट पढ़ें। दूसरा, पसंदीदा मैगजीन पढ़ें। तीसरा, एक ऐसे कमरे में अपने बच्चे के साथ खेलें जिसमें मैगजीन और मोबाइल ना हो। सभी माएं ये नहीं जानती थी कि उनके बर्ताव को रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए सभी ने वही किया जो वो सामान्य तौर पर करती हैं।
उनका ध्यान मैगजीन, मोबाइल फोन और बच्चों के साथ खेलने में बट गया। स्टडी करने वाली टीम ने बताया कि मां और बच्चे के बीच संवाद के 3 पहलू होते हैं। पहला, मां की भाषा जो बच्चा सीखता है, दूसरा दोनों के बीच बातचीत, और तीसरा मां का बच्चे के प्रति रिस्पॉन्स। स्टडी में सामने आया कि जब मां के पास मोबाइल फोन या मैगजीन थी तो मां और बच्चे के संवाद से जुड़े तीनों पहलुओं का स्तर 2 से 4 गुना तक कम था। इस दौरान मां और बच्चों के बीच कम संवाद हुआ। बच्चे के प्रति मां के रिस्पॉन्स में भी कमी दिखी। स्मार्टफोन कैसे रिश्तों पर असर डाल रहा है, इसे लेकर भी एक स्टडी की गई। इंपैक्ट ऑफ स्मार्टफोन्स ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स 2021। इस स्टडी में यह सामने आया, जो आपको जानकारी दे रहा हूं, इस स्टडी में यह सामने आया कि करीब मानकर चलिए कि 74% पेरेंट्स, 74% पेरेंट्स, उन्होंने ये माना कि स्मार्टफोन की वजह से बच्चों से उनके रिश्ते पर असर पड़ा है। ये 74% लोगों ने स्टडी में माना। 66% ने माना, 66% ने माना कि बच्चों के साथ वक्त बिताते हुए वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 66% लोग। स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर एक और स्टडी में यह पता चला कि भारतीय फोन पर बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं। 2019 में मोबाइल पर औसत टाइम स्पेंडिंग, औसत समय मोबाइल पर, यह आपको भारत का बता रहा हूं। यह आंकड़ा क्या कहता है भारत के लिहाज? 4 घंटे 8 मिनट, यह भारत का था, भारत। जबकि आप इंडोनेशिया में देखिए, इंडोनेशिया, यहां के लिए यह आंकड़ा जो था वो 5 घंटे 5 मिनट था। 5 घंटे 5 मिनट, मतलब भारत से भी ज्यादा वक्त यहां पर लोग मोबाइल पर बिता रहे थे। ब्राजील में 5 घंटे 4 मिनट, साउथ कोरिया में 5 घंटे। हालांकि कोरोना के दौरान औसत टाइम स्पेंडिंग 4 घंटे से 7 घंटे तक चली गई थी। बच्चों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर WHO की गाइडलाइंस है। वो कहती है कि 1 साल से कम के बच्चे नो मोबाइल, 2 से 4 साल के बच्चे 1 घंटे से कम मोबाइल। अब आपको तय करना है कि अगर बच्चे को आगे बढ़ाना है तो मोबाइल के साथ समय जो है वो घटाना पड़ेगा। इतना तो करना ही पड़ेगा। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।